क्या बेतुका है। देखो, वे उस पर गोली चला रहे हैं और उसे कुछ भी असर नहीं हो रहा है। वे मुड़कर चले जाते हैं। क्राइमिया में कुछ बहुत गलत हो रहा है। 7 अगस्त को यूक्रेन का एक नौसैनिक ड्रोन याल्टा के बंदरगाह में घुस गया। याल्टा क्रीमिया का सबसे प्रसिद्ध समुद्र तटीय शहर है। वह प्रायद्वीप जिसे रूस ने 2014 में यूक्रेन से छीन लिया था। यही वह जगह है जहां रूसी अभिजात वर्ग छुट्टियां मनाता है। और यह ड्रोन, जो मूल रूप से एक बिना चालक के नाव है, दिन के उजाले में सबके सामने यार्ड्स के बीच घूमता रहा। रूसियों ने उस पर 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक गोलियां चलाईं, लेकिन उसे मार नहीं सके। और दिन के अंत में याल्टा में जो एकमात्र चीज नष्ट हुई वह यूक्रेन का काम नहीं था। Обалдеть! Ну, такого! Смотри, он в яхту едет на тур. मेरे साथ बने रहो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असल में क्या हुआ था, क्योंकि जब तक खुद ना देखो यकीन करना मुश्किल है। ये मजाक जैसा लगता है। ये पहली तस्वीरें देखो। यह यहाँ उसी 7 तारीख की तड़के सुबह फिल्माया गया था, क्राइमिया के अंदरूनी इलाके के एक निवासी द्वारा। क्षितिज पर यह विशाल चमक जो किलोमीटरों दूर से दिखाई दे रही है, वार्दिस्के का सैन्य हवाई अड्डा है, जो कई विस्फोटों के बाद जल रहा है। इस तस्वीर को याद रखो, क्योंकि ये थोड़ी देर में समझ में आएगी। सुबह में रूस के आपातकाल मंत्रालय ने याल्टा के लिए अलर्ट जारी किया। नौसैनिक ड्रोन का खतरा, दूर से नियंत्रित बिना चालक के नावें, जो आमतौर पर विस्फोटकों से भरी होती है, और जनता के लिए आदेश था कि बंदरगाह से दूर रहे। अब इस बात पर ध्यान दो। सुबह 11:20 पर एक निवासी ने समुद्र किनारे के एक रेस्तरां, जिसका नाम हंग्री बर्ड है, के दरवाजे पर खड़े 6 काले रंग की काले शीशों वाली कारों की फोटो ली। 2 कारों पर सैन्य नंबर प्लेट थी, बाकी 4 पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। इसे क्रिमियन विंड ने सार्वजनिक किया था। ये एक चैनल है जिसे स्थानीय मुखबिरों द्वारा चलाया जाता है, जो रूसी कब्जे की निगरानी करते हैं। और उनके अनुसार उस दिन उस रेस्टोरेंट में रूसी उच्च अधिकारी इकट्ठा होने वाले थे। इस फोटो के 8 मिनट बाद प्रतिनिधिमंडल जल्दी से वहां से चला गया और थोड़ी ही देर बाद याल्टा का बंदरगाह युद्ध क्षेत्र में बदल गया। ये यूक्रेनी सैन्य खुफिया एजेंसी GUR का आधिकारिक वीडियो है। कैमरा खुद नेवल ड्रोन का है, जिसका मॉडल मगुरा कहलाता है। ये याल्टा के तट के बिल्कुल पास चल रहा है और पीछे पूरी शहर दिखाई दे रही है। छतरियों पर ध्यान दे, समुद्र तट पर लोग घूम रहे हैं। और ध्यान दे कि स्क्रीन पर दूसरी विंडो भी दिखाई देती है। ये दूसरा ड्रोन है जो साथ में चल रहा है। वो नाव नहीं थी, वो एक काफिला था। GUR ने इस अभियान को लड़ाकू नौसैनिक परेड कहा। शहर की सालगिरह की पूर्व संध्या पर एक परेड, मजाकिया बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, और आखिर में एक संदेश था जिसमें लिखा था, जारी है। लेकिन दिन का सबसे प्रभावशाली वीडियो यूक्रेन से नहीं आया। ये खुद याल्टा के निवासियों से आया था। ये 2 रूसी अपनी बालकनी से वीडियो बना रहे हैं, लाइव कमेंट्री कर रहे हैं, जबकि ड्रोन बंदरगाह के अंदर घूम रहा है। वे कहते हैं, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। वे उस पर गोली चला रहे हैं और वह जरा भी नहीं घबराता, मुड़कर वापस चला जाता है। और वो कहाँ जा रहा है, यह पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ जा रहा है और वो यहाँ क्या करने आया था। फिर उनमें से एक वह वाक्य बोलता है जो पूरे दिन को संक्षेप में बता देता है। वहाँ समुद्र किनारे की सैरगाह है जो लोगों से भरा हुआ है और वे गोली चला रहे हैं। देखिए ये कैसी पागलपन है। जब ड्रोन उड़ रहा था, रूसी रक्षा बल खुद अपनी समुद्र तट की ओर गोला बारूद बरसा रहे थे, जो आम लोगों से भरी हुई थी, और ये गोलीबारी 1 घंटे से भी ज्यादा चली। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहाँ तक कि हवाई ड्रोन भी शहर के ऊपर बहुत नीचे उड़ रहे थे। और देखिए ये दूसरी रिकॉर्डिंग जो याल्टा के ऊपरी हिस्से से बनाई गई है। समुद्र किनारे से उठता हुआ ये काले धुएं का गुबार ठीक उसी जगह है जहाँ हंग्री बर्ड रेस्टोरेंट है, वही जगह जहाँ सुबह काले रंग की गाड़ियां खड़ी थी। अधिकारियों ने समुद्र तट और सेंट्रल पार्क को खाली करवा लिया है। आप देख सकते थे कि टूरिस्ट पीक सीजन में बीच से भाग रहे थे और एक ड्रोन जो खराब हो गया था सेंट्रल बीच पर फंस गया। अगले दिन एक स्थानीय निवासी ने
छुपकर रेत में पड़े उस ढांचे को फिल्माया जिसे सुरक्षा गार्ड्स ने घेर रखा था। वह खुद रिकॉर्डिंग में कहता है कि किसी को पास नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, याल्टा में आखिर क्या जल गया था? और इसका जवाब रूस के लिए शर्मनाक है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें जवाब दूं, एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप इस युद्ध को ठोस विश्लेषण के साथ और सिर्फ सुर्खियों के बजाय देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस कहानी की अभी 3 परतें बाकी हैं। हमले के अगले दिन क्राइमियन विंड ने नुकसान की जांच की तस्वीरें प्रकाशित की। इसे देखो, जो जला था वह हंग्री बर्ड का विज्ञापन वाला बड़ा स्क्रीन था, जहां उस जगह की आराम कुर्सियां रखी जाती थीं। और उस बड़े स्क्रीन को यूक्रेन ने नहीं मारा था, वो तो खुद रूसी वायु रक्षा थी जो ड्रोन पर गोली चला रही थी। क्या आप देख रहे हैं ये कांच की रेलिंग्स जो बुलेट से छेद हो गई हैं? वही बात, ये भी उनकी अपनी वायु रक्षा की गोलीबारी का नतीजा है। तो चलिए आज का हिसाब ईमानदारी से देखें। यूक्रेनी ड्रोन अंदर आए, घूमे, वीडियो बनाया और बाहर चले गए। और शहर में एकमात्र नुकसान रूस ने खुद अपनी समुद्री किनारे पर गोली चलाकर किया। अब आप पूछ सकते हैं, तो क्या ये सिर्फ उकसावे के लिए था? और जवाब है नहीं। और यही से मामला गंभीर हो जाता है, क्योंकि मगुरा अब साधारण बोट बम नहीं है। मगुरा की शुरुआत कामिकाजे के रूप में हुई थी। फाइबर ग्लास का एक हुल नीचा, जो रडार पर दिखना मुश्किल है, इसे जहाज से टकराने के लिए बनाया गया है। इसी के साथ यूक्रेन, एक ऐसा देश जिसकी लगभग कोई नौसेना नहीं थी, ने पश्चिमी अनुमानों के अनुसार काले सागर में रूसी बेड़े का लगभग 1/3 हिस्सा युद्ध से बाहर कर दिया और बाकी जहाज़ों को सेवास्तोपोल, जो कि क्रीमिया में ऐतिहासिक बेस है, से भागकर नोवोरोसियस्क, जो रूस के अंदर का बंदरगाह है, जाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन नई संस्करण कुछ और ही बन गए। मिनिएचर विमान वाहक पोत। डेक पर FPV ड्रोन ले जाए जाते हैं। ये छोटे अटैक ड्रोन होते हैं जिनमें फर्स्ट पर्सन व्यू होता है। नाव बिना किसी की नज़र में आए तट के पास पहुंचती है और ज़मीन पर मौजूद लक्ष्यों पर ड्रोन छोड़ती है। और ये कोई सिद्धांत नहीं है। इन थर्मल कैमरा इमेजेस को देखिए। ये याल्टा से 3 दिन पहले की हैं। ये FPV ड्रोन है, मगुरा से छोड़े गए, जो क्रीमिया में रूसी वायु रक्षा की 2 इकाइयों पर हमला कर रहे हैं। पहला है पोदल्योत रडार कंट्रोल ट्रक, जो खास तौर पर नीचे उड़ने वाली चीज़ों जैसे ड्रोन को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया रडार है। दूसरा एक उपकरण है जिसे पारोल 4 कहा जाता है, जो रूसी रक्षा का इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र जैसा काम करता है। यही वह उपकरण है जो आसमान में हर विमान से पूछता है कि वह दोस्त है या दुश्मन। यानी यूक्रेन ने रडार को अंधा कर दिया और पहचान प्रणाली को तोड़ दिया। और उसी हफ्ते एक और हमला लगभग वैसा ही हुआ। उसमें एक पैंट्सिर S1 को नष्ट कर दिया गया। ये वायु रक्षा प्रणाली है जो बड़ी बैटरियों की सुरक्षा करती है। इसके पीछे जो यूनिट है उसका नाम है ग्रुप 13, यूक्रेनी सैन्य खुफिया का एलिट स्क्वाड्रन। और उनका रिकॉर्ड, वो तो किसी फिक्शन जैसा लगता है। खुद खुफिया एजेंसी के अनुसार सिर्फ हाल ही की अवधि में 17 उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर हमला किया गया, जिनमें से 15 नष्ट कर दिए गए। इस सूची में मी-8 हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि Su-30 फाइटर जेट भी शामिल हैं, जिन्हें नौसैनिक ड्रोन से मार गिराया गया। बिना चालक दल वाली नाव ने फाइटर जेट को गिरा दिया। और याल्टा उस हफ्ते की मुख्य घटना भी नहीं थी। क्या आपको वॉर्डिस्क में हुई चमक याद है वीडियो की शुरुआत में? तो जब नौसैनिक ड्रोन तट पर ध्यान और एंटी एयरक्राफ्ट फायर को अपनी ओर खींच रहे थे, यूक्रेन प्रायद्वीप के अंदरूनी हिस्से पर हमला कर रहा था। यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों की सेना के कमांडर, जिन्हें माद्यार के नाम से जाना जाता है, ने 48 घंटे का लेखा जोखा जारी किया और आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 6 और 7 तारीख के बीच रूसी लाइनों के पीछे 102 लक्ष्य भेदे गए। 8 ईंधन डिपो, 2 रडार कॉम्प्लेक्स, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम बुक, 3 संचार केंद्र
जो शाहिद ड्रोन के हमलों का समन्वय कर रहे थे वे कामिकाजे ड्रोन जिन्हें रूस यूक्रेनी शहरों पर छोड़ता है। और ये सब जुलाई से चल रहे एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है। काला सागर के जरिए रूस को आपूर्ति करने वाले जहाजों की तलाश। ये ऑपरेशन का नाम भी एक उकसावा है, मोलोश्का। यूक्रेनी भाषा में यह एक वाक्य का संक्षिप्त रूप है। मॉस्को क्रीमिया की वजह से गिरेगा। और अगर आपको लगता है कि यह 7 तारीख को खत्म हो गया तो इन अगली तस्वीरों की तारीख देखिए। 10 अगस्त, परेड के 3 दिन बाद ग्रुप 13 फिर से दिखाई दे रहा है, वही रणनीति के साथ। समुद्र से छोड़े गए ड्रोन S-400 मिसाइल लॉन्चरों पर झपटते हुए। क्राइमिया में रूस के पास सबसे कीमती वायु रक्षा कवच, असली लॉन्चर नष्ट कर दिया गया। लेकिन वह एंटीना जो ओरियन बड़े रूसी अटैक ड्रोन को नियंत्रित करती है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, यूक्रेनी रिपोर्ट्स के अनुसार इन तस्वीरों में दिख रहे S-400 में से एक नकली था। नकली लक्ष्य यानी ऐसा पुतला जिसे रूस ड्रोन को धोखा देने के लिए फैलाता है। यूक्रेन ने उस पर हमला किया, वीडियो बनाया और फिर भी उसे जारी कर दिया। इशारा साफ है, हम जानते हैं कि आपके कौन से मिसाइल नकली हैं। अब ये तो साफ है कि रूसी सरकार इस कहानी को बिल्कुल अलग तरीके से बताती है। उनके लिए ये सब एक खाली दिखावा था। ओलेग क्रायुत्कोव, क्रीमिया की कब्जा सरकार के सलाहकार ओलेग क्रायुत्कोव ने आधिकारिक बयान को इस तरह संक्षेप में बताया कि कोई भी युद्धपोत डूबा नहीं, कोई भी गोला बारूद का डिपो फटा नहीं। यह सिर्फ तट पर एक मामूली आग थी और एक क्षतिग्रस्त ड्रोन था जो बिना फटे तट पर अटक गया था। रूसी नजरिए में यह यूक्रेन का एक मार्केटिंग स्टंट था ताकि पर्यटन सीजन को नुकसान पहुंचाया जा सके और पश्चिमी प्रायोजकों को अपनी उपलब्धि दिखाई जा सके। और देखिए, अगर हम सिर्फ उस दिन याल्टा में हुई घटना को ठंडे दिमाग से देखें तो यह बात सच भी लगती है। वहां कोई रूसी सैन्य नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन ध्यान दीजिए कि यह सफाई अनजाने में क्या स्वीकार कर रही है। रूस का तर्क असल में यह है, शांत रहिए, वे सिर्फ हमारी सबसे कड़ी निगरानी वाले शहर में घुस आए। उन्होंने यार्ड्स के बीच घूमकर सब कुछ फिल्माया। 1 घंटे तक गोलियां चली लेकिन वे गिरे नहीं और फिर चले गए। और फिर ये कोई तर्क नहीं है, यह एक स्वीकारोक्ति है, क्योंकि याल्टा में जो परखा जा रहा था वह यूक्रेनी विस्फोट करने की क्षमता नहीं थी, ये रूस की उसे रोक पाने की क्षमता थी। और वो सबके सामने असफल हो गई। खुद की आबादी वीडियो बना रही थी और खुद की वायु रक्षा प्रणाली शहर पर हमला कर रही थी, क्योंकि असल में यूक्रेन ने याल्टा में जो मारा है वह एकमात्र चीज है जिसे पुतिन दोबारा नहीं ला सकते। न तो वह रडार था, न ही जहाज। वह इस भ्रम पर चोट थी कि क्रीमिया में कोई सुरक्षित जगह है। 2014 से पुतिन प्रायद्वीप को एक अजेय किला बताकर बेचते हैं। रूसी कमांडर समुद्र तट के रेस्तरां में बैठकें करते थे क्योंकि वहां पीछे का इलाका शांत था। लेकिन 7 तारीख के बाद ये बदल गया। अब हर बैठक को तितर बितर करना पड़ेगा, रास्तों को बदलना पड़ेगा, हर सुरक्षा व्यवस्था को कई गुना बढ़ाना पड़ेगा और इसका असली और स्थायी सैन्य खर्च होता है। देखो, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। कमांडरों के शिकार की ऐसी कार्रवाई आम बात बन जाती है। हमले ठीक उसी जगह को निशाना बना रहे हैं जहां रूसी अधिकारी मिलते हैं, जिससे उनकी शीर्ष टीम को एक कोने से दूसरे को भागना पड़ता है। लेकिन जिस लक्ष्य पर मैं सच में नजर रखूंगा वो है कर्च पुल, क्राइमिया का रूस से एकमात्र भौतिक संपर्क। जब समुद्री लॉजिस्टिक्स पर हमला हो रहा है, सब कुछ एक ऐसे पुल पर निर्भर हो जाता है जिस पर इस युद्ध में 2 बार प्रहार हो चुका है। अगर वह पुल पूरी तरह से गिरा दिया गया तो क्राइमिया एक घिरे हुए द्वीप में बदल जाएगा। और जानते हैं इस पूरी कहानी का सबसे डरावना पहलू क्या है? खुद यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने परेड के वीडियो को सिर्फ एक शब्द के साथ खत्म किया, जारी। वे वापस आएंगे और जब वे वापस आएंगे तो आपको यही पता चलेगा। तो
चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि जब भी हम यहाँ कुछ नया प्रकाशित करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले वीडियो तक।